आइकन्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आइकन्स को। हम आइकन्स के ऊपर सिर्फ कलर अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, बल्कि उन आइकन्स को तोड़ के अलग अलग हिस्सों के ऊपर अलग अलग कैसे कलर अप्लाई करना है ये भी सीखेंगे। आपको फोटोशॉप लग रहा है? नहीं भाई, एक्सेल है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और आज बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइकन्स आपको मिलेंगे अगर आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे। यहाँ पर इलस्ट्रेशन का एक ग्रुप है और यहाँ पर जो है वो आइकन्स हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे आइकन्स जो हैं वो लोड हो जाएंगे। यहाँ पर हमें सैकड़ों आइकन्स मिल जाएंगे इस्तेमाल करने के लिए। मैं यहाँ से आइकन्स को चूज भी कर सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर फिल्टर लगाऊं तो मेरे पास ऊपर जो है वो कैटेगरीज दी हुई हैं। अगर मैं कॉमर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कॉमर्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर देगा। अब ये सारे कॉमर्स से रिलेटेड आइकन्स विजिबल हो गए। आइकन्स के अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कटआउट पीपल है, स्टिकर्स है, इलस्ट्रेशंस है, कार्टून्स है। ये प्रोफेशनली इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आप एक बार जाके जरूर इसको ट्राई देना। फिल्टर लगाने के अलावा मैं किसी भी आइकन की कैटेगरी का नाम लिख के यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ, या आइकन का नाम लिख के यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डेटाबेस, तो मेरे पास डेटाबेस से रिलेटेड आइकन्स विजिबल हो जाएंगे। मैं यहाँ से इस आइकन को सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो वो आइकन जो है वो मेरी शीट के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। आइकन्स इनिशियली ऑफिस 365 के अंदर 2017 में लॉन्च हुए थे, लेकिन परपेचुअल लाइसेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्सेल 2019 के अंदर ऐड किया था। ऑफिस 365 होने की वजह से या माइक्रोसॉफ्ट 365 होने की वजह से मेरे पास आइकन्स की फुल लाइब्रेरी मौजूद है। आपके और मेरे आइकन्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं वर्जन्स की वजह से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऐड करता रहता है आइकन्स अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो शायद कुछ आइकन्स आपके पास नहीं हो। एनीवेज, अब मैंने वापस से जो है वो डेटाबेस को सर्च कर लिया है। तकरीबन सारे आइकन्स के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर दो वर्जन अवेलेबल होंगे, एक फील्ड वर्जन होगा और एक आउटलाइन वर्जन होगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटाबेस की जगह कार्ड को टाइप करता हूँ तो आप देखें मेरे पास कार्ड के 4 जो है वो आइकन्स विजिबल हो गए, लेकिन ये एक्चुअली में 2 आइकन्स हैं। 2 ओरिजिनल आइकन है और 2 उसके दूसरे वेरिएंट है। जैसे ये हमारा फील्ड है और ये हमारा जो है वो आउटलाइन है, और ये हमारा फील्ड है और ये हमारा आउटलाइन है। मैं वापस से जो है वो डेटाबेस को जो है वो सर्च कर लेता हूँ और डेटाबेस से रिलेटेड इन दोनों आइकन्स को जो है वो मैं इंसर्ट कर लूंगा। अब मैं इनको उठा के जो है वो थोड़ा सा आगे लेकर आ जाता हूँ ताकि मेरा जो कॉन्टेक्सचुअल टैब है उसके नीचे हमारे आइकन्स आ जाए और एडिटर को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो जूम इन जूम आउट करने के लिए। अब इसके कॉन्टेक्सचुअल टैब के अंदर अगर आप देखें तो ग्राफिक फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, शेप्स लिखा हुआ नहीं आ रहा। ये क्यों है आगे बताता हूँ। ग्राफिक फॉर्मेट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास तकरीबन वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो शेप्स के अंदर थे, बल्कि उससे थोड़े कम है यहाँ पर हमारे पास। बट यहाँ पर अभी मैंने करना ये है कि मैं इन दोनों आइकन्स को नाम देना चाहता हूँ। तो नाम देने का तरीका आपको पता है कि मैं सिलेक्शन पेन को ओपन कर लूंगा और यहाँ मेरे पास ग्राफिक 4 और ग्राफिक 6 ये 2 नाम लिखे हुए आ रहे हैं। तो जो हमारा फील्ड है उसका जो नाम है वो ग्राफिक 6 है, तो इसको मैं चेंज कर लूंगा। डबल क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट कर लूंगा, इसको रिमूव करके मैं यहाँ लिख दूंगा डेटाबेस फील्ड। अब जो हमारा दूसरा है आउटलाइन वर्जन, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूंगा डेटाबेस आउटलाइन। एंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो मेरा नाम अपडेट हो जाएगा। अब डेटाबेस फील्ड के आइकन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे स्पेसेस नजर आ रहे हैं, सेंटर के जो डॉट्स हैं उसमें व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है। और अगर मैं आउटलाइन वाले आइकन को देखूं तो यहाँ मुझे डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं। अब ये हमारा फील्ड है और ये हमारा आउटलाइन है, ठीक है। मैं चाहता ये हूं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं या एक दूसरे को ओवरलैप कर लें। अगर मैं एक आइकन को पकड़ के दूसरे आइकन के ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसको ठीक से ओवरलैप कराने के लिए। मेरे पास एक्सेल में ऑप्शन अवेलेबल है अलाइन के नाम से, तो अलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ मैं इसको कर दूंगा अलाइन सेंटर। तो आप देखें कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। अच्छा, इसको ठीक से ओवरलैप करने के लिए मैं अलाइन को दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ से अलाइन मिडिल के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अब जो थोड़ा सा गैप आ रहा था वो भी खत्म हो गया। बस आपने मेक श्योर ये करना है कि जो डायमेंशंस हैं दोनों आइकन्स की वो दोनों सेम होनी चाहिए। एक तो दोनों आइकन्स सेम होने चाहिए, यानी एक फील्ड एक आउटलाइन वर्जन। दूसरा ये कि उसकी डायमेंशंस भी जो है वो सेम होनी चाहिए, वरना वो ठीक से ओवरलैप नहीं होगा। अब मुझे बेसिकली करना ये है कि जो डेटाबेस फील्ड है उसको मुझे बैक पे लेके जाना है और जो आउटलाइन है उसको मुझे फ्रंट पे लेकर आना है। तो मैं जो है वो ये काम यहाँ से भी कर सकता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड से। लेकिन एक और भी तरीका है यही काम करने का। वो क्या है कि जब हमारे पास ये नेविगेशन पेन ओपन है तो यहाँ पर हम
हम जो है वो किसी भी आइकन को सेलेक्ट करके इस बटन के थ्रू ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसको हम फ्रंट या बैक के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अब जैसे हमारा फील्ड ऊपर है तो इसका मतलब है ये हमारा फ्रंट पे है, तो मुझे बेसिकली आउटलाइन आगे चाहिए और जो फील्ड है उसको बैक पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि फील्ड वाले को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से डाउन एरो दबा दूंगा तो वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब अब ये बैक के ऊपर चला गया। अच्छा, अभी मैं वापस इसको ऊपर कर देता हूँ। मैं एक और भी तरीका अपना सकता हूँ, वो ये कि मैं डेटाबेस फील्ड को होल्ड करके इसको नीचे अगर मैं लेकर आऊँगा तो आप देखें कि ये मूव कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको नीचे लाके रिलीज़ कर दूंगा तो अब डेटाबेस फील्ड नीचे हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। अब मैं आउटलाइन को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा डार्क ऑरेंज। अच्छा, मैं ग्राफिक फॉर्मेट में भी जाके कर सकता हूँ, होम से भी कर सकता हूँ कलर चेंज। आपको बता चुका हूँ कि एक्सेल ने जो है वो ऑप्शंस की आसानी भरपूर की हुई है। हर जगह हर टैब के अंदर ऑप्शंस दिए हुए ताकि हमें बार बार टैब्स ना चेंज करना पड़े। तो मैं इसका जो है आउटलाइन का कलर एक डार्क ऑरेंज कलर इस तरह का सेट कर दूंगा और जो फील्ड है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसी ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा लाइटर शेड जो है वो मैं इसको दे दूंगा। तो आई बिलीव कि ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आप देखें कि वो जो हमारे डॉट्स थे, वाइट स्पेस जो आ रहा था, वो फिल हो गए हमारे आउटलाइन वाले इफेक्ट से। तो आप आइकन्स की मदद से इस तरह के इंटरेस्टिंग काम भी कर सकते हैं। अब मैंने वापस से डेटाबेस फील्ड के आइकन को सेलेक्ट कर लिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो है वो आइकन को हमेशा जो है वो डायगोनल के अंदर स्ट्रेच करना है या डायगोनल के अंदर ही उसको छोटा करना है। अगर आप साइड पे क्लिक करेंगे, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि मैं इसको साइड से जो है वो बड़ा कर रहा हूँ, तो आप देखें मेरा आइकन ख़राब हो गया है। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ और मैं शिफ्ट को होल्ड करके ऑन सेफ साइड में शिफ्ट को होल्ड करूँगा ताकि एस्पेक्ट रेशियो लॉक हो जाए। आपने शेप्स की वीडियो के अंदर देखा है शिफ्ट का यूज़। तो शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इसकी डायमेंशंस जो है, इसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो हमेशा परफेक्ट ही रहेगा। और ऊपर आप देखें मुझे एस्पेक्ट रेशियो मिल भी रहा है 2.81 बिल्कुल फिक्स है। अब ये जो आइकन्स हैं ये बेसिकली SVG फैमिली से बिलोंग करते हैं। SVG की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर दो ये कभी भी पिक्सेलेट नहीं होगा। अब स्क्रीन के ऊपर वापस से वही दो आइकन्स जो हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं। दिखने में आपको ये दोनों आइकन्स सेम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस आइकन को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ग्राफिक फॉर्मेट टैब लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस आइकन को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ आप देखें ये पिक्चर फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है, ग्राफिक नहीं आ रहा। इसीलिए अगर मैं होम के टैब से इसके ऊपर कलर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो आप देखें कि वो बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई कर रहा है, और अगर यही कलर मैं इस आइकन के ऊपर अप्लाई करूंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कलर्स वगैरह या और दूसरे फीचर हम सिर्फ उन्हीं आइकन्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो SVG फैमिली के हैं। दूसरे आइकन्स जैसे PNG या JPEG हो गया उसके ऊपर जो है वो ये ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। अब फंडामेंटली दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक होता है हमारा वेक्टर और एक होता है हमारा रास्टर। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, पाथ किसको बोलते हैं, पिक्सल किसको बोलते हैं, ये एक बिल्कुल अलग टेक्निकल टॉपिक है जो हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। एडिटर समझ रहा होगा सलान भाई ने जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग समझाना शुरू कर दी है। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, वहां पर सर इमरान ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैं उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर आप वाकई अपने आप को टेक्निकली साउंड बनाना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो आप उनकी ये वीडियो जरूर देखना। रास्टर इमेजेस कौन सी होती हैं और वेक्टर इमेजेस कौन सी होती हैं, डिटेल में उन्होंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। वो सारे शॉर्टकट्स जो हमने शेप्स के अंदर सीखे थे, अगर आपने शेप्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगा, जाके जरूर देखना। वो सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो हमारे इस आइकन के साथ भी वर्क करेंगे। जैसे ऑल्ट को होल्ड करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो हमारे ग्रिड लाइंस के ऊपर आइकन जो है वो स्नैप करेगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो सेम अलाइनमेंट के ऊपर आइकन्स की एक कॉपी क्रिएट कर देगा। तो ये सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो हमारे आइकन्स के साथ भी काम करते हैं। अब ये हमारे पास दो आइकन्स मौजूद हैं। अगर मैं फिल कलर अप्लाई करूंगा, जैसे मैं यहाँ से ग्राफिक फिल के ऊपर फिल कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो पूरे के पूरे जो है ना वो आइकन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये आइकन के ऊपर एक कलर यानी सेम कलर पूरे आइकन पे अप्लाई ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस कलर को अप्लाई कर देता हूँ, ये कलर बड़ा अजीब सा लग रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको डार्क ऑरेंज कर देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैं चाहता हूँ ऊपर का और नीचे का कलर जो है ना वो अलग हो और जो सेंटर वाले दो डब्बे हैं इनके कलर सेम हो। अब ये काम करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, और वो है कि मैं इस आइकन को शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो
तो जैसे ही मैं अपनी शेप को या अपने आइकन को सेलेक्ट करूंगा, ग्राफिक फॉर्मेट के टैब के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं कन्वर्ट टू शेप के ऊपर क्लिक करूंगा। आपने अपनी नज़रें जो है वो ग्राफिक फॉर्मेट के ऊपर ही रखनी है, एडिटर उसका फ्रेम जो है ना वो ठीक से बना के रखेगा। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो आप देखिएगा कि ग्राफिक फॉर्मेट का जो टैब है वो शेप फॉर्मेट से चेंज हो जाएगा। मैंने क्लिक किया है और अब आप देखें कि वो ग्राफिक फॉर्मेट का टैब गायब हो गया है और अब ये हमारे पास शेप आ गई है और वही सारे शेप के ऑप्शन इसके साथ अवेलेबल है जो हमारे पास दूसरी शेप्स के साथ अवेलेबल होते हैं। अब ये आइकन जो है वो बेसिकली ग्रुप शेप के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अगर मैंने इसको बाहर सेलेक्ट किया है और अब मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ तो आप देखें ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं दोबारा सिलेक्शन करूँगा तो अब आप देखें कि उसने वो ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसको अनग्रुप करने के लिए मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट माउस क्लिक से भी अनग्रुप कर सकता हूँ और मैं शेप फॉर्मेट के टैब के अंदर से जाके यहाँ से भी कर सकता हूँ। राइट माउस क्लिक क्योंकि करीब है तो मैं इसको यहाँ से अनग्रुप कर दूंगा। तो अब आप देखें कि वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो गए। अब मैं एक एक को सेलेक्ट करके जो है, जैसे इसके ऊपर मुझे डार्क ऑरेंज कलर करना है और इसके ऊपर मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा लाइट ऑरेंज जो है वो हो जाए, और इसको भी मैं चाहता हूँ कि लाइट ऑरेंज हो जाए, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये डार्क ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप देखें कि मैंने अलग अलग कलर अप्लाई किया है। अच्छा, कुछ आइकन्स जो हैं वो ग्रुप शेप के अंदर कन्वर्ट होते हैं और कुछ आइकन्स जो हैं वो डायरेक्ट ही पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने ये बार ग्राफ का आइकन जो है वो इंसर्ट किया है। मैंने सिंपल जाके बार लिखा था आइकन के सर्च बार के अंदर, तो उसने मुझे ये वाला बार ग्राफ दे दिया। और अब इसके ऊपर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ, ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन है, और दूसरा ये कि मैं इस आइकन को सेलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि वो ग्रुप में नहीं आया है बल्कि अलग अलग तरीके से जो है वो ब्रेक होकर आया है। तो अब बारी है उस इफेक्ट की जो हमने इंट्रो के अंदर देखा था। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे फोटोशॉप के अंदर वो बना था, नहीं, वो एक्सेल के अंदर ही मैंने बनाया था। अब आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि ये है मेरे पास आइकन जो मैंने सिंपल बार लिख के जो है वो सर्च कर लिया और इस तरह का एक बार ग्राफ मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब इस बार ग्राफ को हमने कन्वर्ट किया था इस इफेक्ट के अंदर। अब इसकी ट्रिक जो है वो बिल्कुल सादी सी है। मैं इस आइकन की जो है वो कॉपी क्रिएट कर लूँगा, तो मैं Ctrl+C दबाऊँगा और Ctrl+V दबाऊँगा तो मेरे पास ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी आइकन की। अब मैंने करना क्या है कि इस आइकन को मैंने कन्वर्ट टू शेप करना है, तो मैं राइट माउस क्लिक करूँगा और कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे सिंपल कलर सप्लाई करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जो मेरा बार का जो एक्सिस है उसको सेलेक्ट करूँगा और इस एक्सिस के ऊपर मैं कलर अप्लाई करूँगा। होम के टैब में जाऊँगा, यहाँ से मोर कलर्स में जाऊँगा और यहाँ कस्टम के ऊपर जाऊँगा और ये कलर कोड जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। अब आप देखें कि वो ग्रे कलर में आ गया है। मैं पहले बार को सेलेक्ट करूँगा और इस बार के ऊपर जो मैं कलर अप्लाई करूँगा वो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, मोर कलर्स पे जाऊँगा, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ अपना हेक्स कोड पेस्ट कर दूँगा, ओके प्रेस करूँगा तो ये ब्लू कलर आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बार को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर भी मैं वैसे ही कलर अप्लाई कर दूँगा, मोर कलर पे जाऊँगा, कस्टम पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना नेक्स्ट हेक्स कोड पेस्ट कर दूँगा तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट बार को पकड़ूंगा और यहाँ पर मैंने देना है कलर ग्रीन, तो वैसे ही मैं जाऊँगा अपने होम के टैब के अंदर, यहाँ से मोर कलर पे क्लिक करूँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा, ओके प्रेस करूँगा, ग्रीन हो जाएगा। अब आखिरी कलर हमारा है येलो, मैं आखिरी वाले बार को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो हेक्स कोड है बेसिकली वो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मोर कलर्स पे जाऊँगा, कस्टम पे जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं इसका कोड पेस्ट कर दूंगा, ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें कैसा वो ब्लैक बिल्कुल सादा सा दिख रहा था और उसको हमने मल्टी कलर अप्लाई करके कितना इंटरेस्टिंग हमने इसको बना दिया है। अब मैं इन सारी शेप्स को जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं अपने जो क्विक एक्सेस टूल बार है वहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मोड जो है वो रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से पूरी शेप को सेलेक्ट करूँगा ताकि सब सेलेक्ट हो जाए। राइट माउस क्लिक करूँगा और इसको मैं बना दूंगा ग्रुप, ताकि अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो मेरे लिए इसको मूव करना और इसके साथ इसकी डायमेंशंस को जो है वो छेड़ना आसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल इफेक्ट बनाना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आइकन जो है वो हमारे कार्ड्स के ऊपर वाकई जान डाल देता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।